हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और जो भी कंटेंट आप पढ़ेंगे साइड बाय साइड हम उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व आउट करेंगे जिससे आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले ही आपके लिए नोट्स तैयार कर रखे हैं और ताकि हमारा टाइम कम लगे। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फ्लूइड, बहुत बार आपके सामने टर्म आती होगी फ्लूइड। तो फ्लूइड हम बेसिकली लिक्विड्स और गैसेस के लिए यूज़ करते हैं। हम लिक्विड्स और गैसेस को हम फ्लूइड्स बोलते हैं क्योंकि जिन पार्टिकल से मिलके वो बने हैं, लिक्विड्स हो चाहे गैसेस हो, उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो फ्लो कर सके। तो यहाँ से आया फ्लूइडिटी, फ्लो करना। दूसरी टर्म आती है रिजिडिटी। सॉलिड्स को रिजिड माना जाता है। क्यों माना जाता है सॉलिड्स को रिजिड? क्योंकि जिन पार्टिकल से सॉलिड मिलके बना है वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन फिक्स होती है। वो लिक्विड्स और गैसेस की तरह फ्लो नहीं कर सकते। हालांकि वो अपनी जिस पोजीशन पे वो है, उनकी जो फिक्स पोजीशन है उसके अबाउट वो ऑसिलेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो फ्लो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए सॉलिड्स को रिजिड बोला जाता है। दूसरा है कि ये जो फ्लूइडिटी और रिजिडिटी, दो टर्म्स आपने अभी पढ़ी, ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? ये डिपेंड करेंगी कि आपके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, और दूसरा ये कि उनके बीच का जो बाइंडिंग फोर्स है वो क्या है। ठीक है, उनके बाइंडिंग कैसे होंगे? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज उन पार्टिकल्स को साथ साथ में पास से पास लाता है या फ्री रखता है, उसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर नेचर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, वो एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और उन पार्टिकल्स के बीच का जो बाइंडिंग फोर्स है, जो उनके बीच में बाइंडिंग फोर्स ऑपरेट करता है, वो किस टाइप का, उसका नेचर क्या है, और इन्हीं दोनों के ऊपर क्या डिपेंड करेगा? आपकी फ्लूइडिटी और रिजिडिटी कैसी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर के बारे में आपने सुना होगा कि मैटर कितनी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है? थ्री स्टेट्स में। ओके, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब कोई भी आपको सब्सटेंस दे दिया, आप कैसे पता लगाओगे कि उसकी कौन से वाली स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल है? तो टेम्परेचर या प्रेशर की किसी भी गिवन कंडीशन पे अगर आपको ये पता करना है कि उसकी कौन से वाली स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, तो वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक वो डिपेंड करती है आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर, और एक वो डिपेंड करती है आपकी थर्मल एनर्जी के ऊपर। ऑल्दो ये जो दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये अपोजिंग टू वन अनदर है, ये दोनों अपोजिंग नेचर है इन दोनों का। जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो क्या करते हैं? दे टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स क्लोजर टू वन अनदर। ओके, दे टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स ना कह के हम पार्टिकल्स बोलते हैं, क्योंकि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है हमें नहीं पता कि वो मॉलिक्यूल है, वो एटम है या वो आयन है। तो बोलेंगे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करते हैं? दे टेंड टू कीप द पार्टिकल्स क्लोज टू वन अनदर, क्लोज टू वन अनदर। और जो थर्मल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी क्या करती है? दे टेंड टू कीप देम अपार्ट, दे टेंड टू कीप देम अपार्ट। इन्हीं पार्टिकल्स को वो दूर दूर रखेगी। तो ऑल्दो वो पास पास ला रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और थर्मल एनर्जी उनको दूर ले जा रही है, तो ये ऑल्दो ये अपोजिंग फोर्सेस हैं, लेकिन इन्हीं दोनों के बेसिस पे अगर आपको कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन दी हुई है तो आप ये बता सकते हो कि किसी भी सब्सटेंस की कौन सी वाली स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी। अब हम एक केस ले लेते हैं। मान लो हमने लो टेम्परेचर ले लिया। अब आप बताओ लो टेम्परेचर पर आपकी थर्मल एनर्जी क्या होगी? ऑब्वियसली लो टेम्परेचर होगा तो आपकी थर्मल एनर्जी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो पार्टिकल्स में प्रेजेंट होंगे, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो क्या करेंगे? वो जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको वो पास पास लेके आएंगे। जो भी आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो वो उनको क्या करेंगे? उनको पास पास लेके आएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पास पास लेके आएंगे। अब वो क्या होंगे कि फिक्स्ड हो जाएंगे। ठीक है, ऑल्दो वो वही अपनी पोजीशन पे वो ऑसिलेट कर पाएंगे, लेकिन वो फ्री नहीं हो पाएंगे। तो आप बोल सकते हो कि लो टेम्परेचर पे उस सब्सटेंस की जो सॉलिड स्टेट है वो स्टेबल स्टेट है। तो किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर की गिवन कंडीशन पे आप किसी सब्सटेंस की पर्टिकुलर स्टेट को बता सकते हो कि वो स्टेबल होगी या नहीं स्टेबल होगी। ठीक है, फिर उसके बाद कि आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड होके हम सॉलिड्स को सॉलिड्स टू टाइप के होते हैं। एक होता है आपका क्रिस्टलाइन और एक होता है आपका एमॉर्फस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन को। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनको ट्रू सॉलिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उनको ट्रू सॉलिड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो उनके अंदर जो पार्टिकल्स का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, अब आप ये बात याद रखिएगा कि जो भी आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एटम, आयन या मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। तो इन पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, जो 3D अरेंजमेंट है, वो वेल डिफाइंड होता है। उनकी अपनी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है।
ठीक है। और इनका ये जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि कोई एक फिक्स टेम्परेचर होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जिस पे वो सब्सटेंस मेल्ट करेगा। इसकी जो हीट ऑफ फ्यूजन होती है वो हाई होती है और फिक्स्ड होती है। अब हीट ऑफ फ्यूजन आपको सबको पता होगा, पर चलिए हम बात करते हैं। जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो क्या होती है, वो हीट जो आपको किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है, वो होती है उसकी हीट ऑफ फ्यूजन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एनाइसोट्रॉपी देखने को मिलती है। व्हाट इज एनाइसोट्रॉपी? एनाइसोट्रॉपी देखिए, ये एक डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एनाइसोट्रॉपी का मतलब क्या है कि आप कोई भी सब्सटेंस है उसकी आप फिजिकल प्रॉपर्टी कंसिडर करते हो, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करें। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेके चलते हैं। मान लीजिए आप किसी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, आपको इस डायग्राम में एक पैटर्न दिख रहा है। अगर आप इस ए बी प्लेन के अबाउट देखें, इस ए बी प्लेन के अबाउट, तो आपको एक पैटर्न दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर की बॉल्स दिख रही हैं, तो एक ये पैटर्न है। आप सी डी प्लेन के अबाउट देखो, आपको एक और पैटर्न दिखेगा, पहले रेड बॉल फिर ब्लू फिर रेड फिर ब्लू, लाइक दिस, एक और पैटर्न है। अगर आप किसी और प्लेन के थ्रू देखेंगे तो आपको कोई और पैटर्न दिखेगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है कि उसमें जो पैटर्न होता है ना, उसकी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है। तो आप किसी भी प्लेन से उसको देखो तो आपको अलग अलग पैटर्न दिखेंगे। तो इस अलग अलग पैटर्न पे अगर आप उसकी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करते हैं तो वो भी अलग अलग आएगी, ठीक है। तो ये होता है एनाइसोट्रॉपी। उसके बाद है अगर हम इसके कूलिंग कर्व के बारे में बात करें, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में जो कूलिंग कर्व है उसमें आपको 2 ब्रेक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आप पूछोगे कि ये 2 ब्रेक्स क्या हैं। ये 2 ब्रेक्स वो टाइम पीरियड है कि जब क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। अब क्रिस्टलाइजेशन के दौरान ऐसा क्या होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप नहीं हो रहा, ऑल्दो आपने देखा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर क्या कंस्टेंटली कम हो रहा है। एनाइसोट्रॉप एमॉर्फस सॉलिड्स के केस में तो आपको स्मूथ कर्व मिलता है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में आपको स्मूथ कर्व नहीं मिलता है, वहाँ पे आपको 2 ब्रेक्स मिलते हैं कर्व में। वो इसलिए कि यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो होता है क्या है, जब क्रिस्टल्स बनते हैं तो वहाँ पे हीट रिलीज होती है। तो ये जो टेम्परेचर कम, एक साइड से तो टेम्परेचर कम हो रहा है और एक साइड से आपको हीट रिलीज हो रही है, तो ये जो हीट मिल रही है ये वो जो टेम्परेचर कम हो रहा है उसको कंपनसेट करती है। तो वहाँ पे टेम्परेचर लॉस नहीं होता और यही वो टाइम पीरियड है, यही वो टेम्परेचर है कि यहाँ पे आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, वो ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अगर आप क्लीवेज प्रॉपर्टी की बात करो, तो जैसे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक करते हो तो जो भी आपको पीसेस मिलते हैं ना वो बिल्कुल सॉफ्ट मिलते हैं, उनका एक जो सरफेस होता है बिल्कुल प्लेन होता है, ठीक है। तो ये था आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब हम बात करेंगे एमॉर्फस सॉलिड की। एमॉर्फस सॉलिड्स को हम सीडो सॉलिड्स भी बोलते हैं बिकॉज दे आर द फॉल्स सॉलिड। सीडो मीन्स सीडो का मतलब ही फॉल्स होता है, ठीक है। तो एमॉर्फस सॉलिड्स में कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता पार्टिकल्स का, इसलिए उनकी कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं होती है। इनका जो ऑर्डर है वो शॉर्ट होता है, मतलब जहाँ पे जो भी ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं वो लॉन्ग रेंज ना जाके थोड़ी दूर पे जाके वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं होता, यहाँ पे आपको एक रेंज मिलती है कि इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर के बीच में वो सब्सटेंस कहीं भी मेल्ट हो सकता है। इसमें हीट ऑफ फ्यूजन, कोई फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती। यहाँ पे आइसोट्रॉपी होती है। आइसोट्रॉपी को समझते हैं। आइसोट्रॉपी जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, आइसो का मतलब होता है सेम, एंड ट्रॉपी का मीन्स होता है, ट्रॉपी मीन्स डायरेक्शन, ठीक है। ट्रॉपी मीन्स डायरेक्शन। तो इसका है कि अगर आप किसी भी डायरेक्शन में देखें, आप एक्स डायरेक्शन में देखें, आप वाई डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में देखें तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी उसकी वैल्यू हर डायरेक्शन में सेम आएगी। ये होता है आइसोट्रॉपी, ठीक है। अब आता है कूलिंग कर्व। इसमें कोई ब्रेक नहीं है। एनाइसोट्रॉपी के केस में आपको बिल्कुल स्मूथ कूलिंग कर्व मिलेगा। अगर आप इसके क्लीवेज प्रॉपर्टी देखिए तो क्लीवेज प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है कि अगर आप इसको कट करते हो, ठीक है, आप किसी से भी नाइफ वगैरह से आप इसको कट करते हो तो आप क्या देखते हो कि जो भी आपको वो मिला है, पीस मिला है, उसका जो सरफेस है वो इरेगुलर है, वो स्मूथ नहीं होगा। आप अपने घर में भी देख सकते हैं, जैसे कभी कोई ग्लास टूट जाए तो टूटने के बाद जो पीसेस आपको मिलते हैं वो इरेगुलर होते हैं, इतने शार्प होते हैं कि आपका हाथ भी कट जाता है, ठीक है। तो वो एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। अब ये जो हमने आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी पढ़ी है, इस पर हम बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सॉलिड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आपको पता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल द डायरेक्शन। सेम, अभी मैंने आपको बताया कि आइसोट्रॉपी में आइसो का मतलब क्या है, सेम है।
तो वो बोल रहा है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलॉन्ग ऑल द डायरेक्शन, सब डायरेक्शन में उसकी वैल्यू सेम है। इट मीन्स उसमें आइसोट्रॉपी शो कर रहा है, तो आपको पता चल गया कि वो एमॉर्फस है। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको उसके नेचर के बारे में कमेंट करना है, उसकी क्लीवेज प्रॉपर्टी के बारे में बताना है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने दोनों के बीच में डिफरेंस किया है। ठीक है, तो ये था आपका कंटेंट जिसमें हमने पढ़ा कि फ्लूइडिटी रिजिडिटी क्या है, कैसे आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। आपने सॉलिड्स का देखा कि 2 टाइप के सॉलिड्स हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, आइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी, वी हैव स्टडीड अबाउट द कूलिंग इफेक्ट। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो इसी कंटेंट के ऊपर बेस हैं, वो आपकी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम वो क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वाई आर सॉलिड्स रिजिड। सॉलिड्स रिजिड क्यों है? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने हैंडमेड रिटन नोट्स बनाएं, क्योंकि वो जब आप नोट्स अपने हाथ से बनाते हैं तो आधा टॉपिक आपका वैसे ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि वाई आर सॉलिड्स रिजिड। तो इसका आंसर है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं विद इन द सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक्ड, तो उनका जो बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तभी तो वो क्लोजली पैक्ड है ना। और जो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी फिक्स पोजीशन है वही, कि वो मूव नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, दे आर नॉट फ्री टू मूव, दैट्स व्हाई दे आर रिजिड। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं किसी भी सॉलिड के, दे हैव द फिक्स पोजीशन एंड दे कैन नॉट मूव freely, that is they possess the rigidity and thus they have the definite volume। जब वो फ्लो ही नहीं कर पाएंगे, वो रिजिड हैं, तो उनकी वॉल्यूम ऑब्वियसली डेफिनेट होगी। उसके बाद आपको कुछ सब्सटेंसेस दिए हैं, आपसे पूछा है कि ये क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस है। ठीक है, तो ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे क्योंकि कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो एमॉर्फस सॉलिड्स की एग्जाम्पल देखिए, पॉलीयूरेथीन, टेफ्लॉन, सेलोफेन, पीवीसी जिसको आप पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, एंड फाइबर ग्लास। दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आएगा बेंजोइक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट एंड कॉपर। एक और क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म एमॉर्फस, गिव यू एग्जांपल। एमॉर्फस आपको पता ही है, एमॉर्फस सीडो सॉलिड्स को बोलते हैं जिसमें आइसोट्रॉपी आपको मिलती है, नो हीट ऑफ फ्यूजन होती है, रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलती है उनके मेल्टिंग पॉइंट में। तो ये थे आपके कुछ एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस और ये था हमने पढ़ा सॉलिड स्टेट का कुछ कंटेंट। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगेगी वीडियो, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।